नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मजेदार टॉपिक के बारे में जानेंगे जिसका नाम है त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय। अभी तक आपने द्विविमीय तो पढ़ी थी, अब एक नया आ गया है त्रिविमीय ज्यामिति। हालांकि बचपन से जानते हैं, तो इसके बारे में हम पूरा अध्ययन करेंगे। तो जब ये पाठ समाप्त होगा हम क्या जान पाएंगे, आइए देखते हैं। अध्याय के अंत तक आप जान पाएंगे कि त्रिविमीय वास्तव में क्या होता है। हम जान पाएंगे कि जो निर्देशांक अक्ष है या तल है वो क्या होता है। अंतरिक्ष में अगर कोई बिंदु है तो उसके निर्देशांक कैसे पता करेंगे। अष्टांश क्या होता है, अभी तक चतुर्थांश पढ़ा था, अब एक नया शब्द आ जाएगा अष्टांश। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, कौन से दो बिंदु, जो अंतरिक्ष में है उनके बीच की दूरी पता करेंगे। और आखिरी में अंतः और बाह्य विभाजन के बारे में भी हम जानेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले त्रिविमीय ज्यामिति। आप सभी बचपन से एक जितना भी आकृति पढ़ी हैं या कोई भी हमने ग्राफ बनाया है वो सब एक तल में बनाया है, अर्थात दो डायमेंशन में बनाया है, द्विविमीय में बनाया है। आयत पढ़ा, वृत्त पढ़ा, ये सब द्विविमीय हैं। कुछ चीजें आपने और पढ़ी थी, घन, घनाभ, ये सब जिनमें ऊंचाई भी साथ हो वो त्रिविमीय हो गए। लेकिन उसका ज्यामिति में कैसे है वो हम इसमें देखेंगे। तो कोई भी आपने जो ग्राफ पढ़ा, आप ध्यान करें, अभी तक आपने जो पढ़ा था वो एक्स और वाई अक्ष पढ़ा था। और एक्स और वाई अक्ष में मान लो मुझे इस बिंदु की स्थिति पता करनी है, पोजीशन पता करनी है, तो आप क्या करते थे, यहां से एक्स अक्ष पर लंब डाला, यहां से वाई अक्ष पर लंब डाला। आप आराम से बता देते कि जी मूल बिंदु से यानी ओरिजिन से कितने तो एक्स अक्ष की तरफ है और कितना वाई अक्ष की तरफ है, और इस बिंदु के निर्देशांक पता कर सकते थे। कोई बिंदु कहीं और है, आप अगर यहां कोई बिंदु है इसका पता कर सकते थे, तो आप बता सकते थे कि ये दूसरे चतुर्थांश में है। इसी तरह से अगर मान लो आपने ग्राफ में कहीं कोई और बिंदु, कहीं कोई और बिंदु, आप सभी ने ग्राफ में द्विविमीय में बस किसी भी बिंदु की स्थिति पता कर चुके हैं। लेकिन अब यदि मान लो आप जहां खड़े हैं, जहां बैठे हैं, वहां पर आप अपने कमरे की दीवार से देखें, आपने अपने साइड की दीवार से अपनी पोजीशन, सामने की दीवार से अपनी पोजीशन, आपकी फिक्स पोजीशन पता लग जाएगी। आप दो कदम आगे चले गए, आपने दो कदम आगे जाकर के स्थिति देखी, वही साइड की दीवार से, सामने की दीवार से। लेकिन क्या आपने यह देखा कि जितनी ऊंचाई पर नीचे से आप हैं, क्या आपका छोटा भाई भी उतनी ऊंचाई पर है? क्या आपने टेबल रख करके जिस पर पढ़ाई कर रहे हैं वो भी जमीन से उतनी ही ऊंचाई पर है जितने पर आप है? नहीं ना। तो ये जो तीसरी विमा आई, जो ऊंचाई वाली आई, ये हमारी त्रिविमा कहलाती है। आइए अब आगे देखते हैं। निर्देशांक अक्ष और निर्देशांक तल त्रिविमीय में, जैसा मैं आपको ध्यान दिला रहा था कि तीसरी विमा भी आ गई, यानी उसे हम तीसरी अक्ष कहेंगे। तो निर्देशांक अक्ष वास्तव में क्या है, आप देखें कि ये हमने अभी तक जो पढ़े थे उसके हिसाब से अब हमारी तीसरी विमा आ गई। चूंकि ये प्लेन है, तल है, इसलिए इसमें तीसरी अक्ष बनाना संभव नहीं है। लेकिन आप कल्पना कर सकते हो कि मान लो ये मेरा एक्स अक्ष है, जमीन है, जिसमें जो मेरा धरातल है उसका एक अक्ष एक्स अक्ष ये है और ये मेरा वाई अक्ष है। और इसकी जो ऊंचाई, अगर आप कमरे का कोना देखें तो कमरे की जो दो कोने पर मिल रहे हैं वो एक एक्स अक्ष हो गया और एक वाई अक्ष हो गया। मैंने क्या किया, जो ऊंचा वाला था उसको मान लिया जेड अक्ष। तो इस तरह से तीन निर्देशांक अक्ष हो जाते हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। अब ये तीनों अक्ष मिलकर के तीन तल भी बनाते हैं। तीन तल कैसे बनाते हैं आप ध्यान करें। अगर मैं इसको देखूं, जैसे आप देखें कमरे का ऊंचे का और एक वाई अक्ष अगर हमने लिया है, तो इन दोनों के बीच का तल कहलाएगा जेड ओ वाई तल। अगर आप फर्श को देखेंगे तो वो कहलाएगा एक्स ओ वाई तल। और अगर आप दूसरी दीवार को देखोगे
वो कहलाएगा एक्स ओ जेड तल। तो इस तरह से हमारे जो कमरे के कॉर्नर को अगर हम मूल बिंदु माने तो 3 अक्ष हो गए और 3 तल हो गए। अब आप एक बार इस चित्र को ध्यान से देखें। हमारे पास जो अक्ष है, क्योंकि यहां द्विविमीय होने के कारण से स्पष्ट नहीं होगा, लेकिन वहां आपको स्पष्ट होगा कि जो x है ये मूल बिंदु है, तो जो अक्ष हुई वो वास्तव में ये हुई एक्स ओ एक्स डैश अक्ष। ऐसी दूसरी अक्ष वाई ओ वाई डैश। हम जानते हैं किसी भी ग्राफ में आपने मूल बिंदु के एक तरफ जमा का, एक तरफ घटा का, ये 2 निर्देशांक पड़े हैं। तो इस तरह से डैश की तरफ माइनस और बिना डैश की तरफ प्लस के। ऐसे ही आप जेड देखें तो जेड में भी जेड ओ जेड डैश, ये तीसरी अक्ष हो गई, और इसी प्रकार से इसके तल हो गए। आइए आगे और समझते हैं इसको। अगर अंतरिक्ष में कोई बिंदु का उपयोग कहां पर है, ठीक है, आप तो खड़े थे वहां से तो समझ में आ गया, लेकिन अगर कोई बिंदु अंतरिक्ष में है अर्थात हवा में है, यहां से अगर मुझे इसकी पोजीशन पता करनी है तो मैं उसकी तल से पता नहीं कर सकता। तल से पता करने के लिए उसको दीवार पर अगर कोई बिंदु बल्ब लग रहा है तो मैं बल्ब की पोजीशन बता सकता हूं कि नीचे से कितना है, साइड से कितना है। ऊपर छत पर कोई लगा हुआ है, मैं उसको भी बता सकता हूं, लेकिन कोई लटका हुआ है, झूमर लटक रहा है, इसकी अगर मुझे स्थिति निकालनी होगी तो कैसे निकालूंगा? 3 तरफ से पता करना होगा। इस तरह से अगर कोई बिंदु अंतरिक्ष में है तो मुझे 3 तरफ से उसकी पोजीशन पता होगी, तब मैं उसकी एग्जैक्ट पोजीशन बता सकता हूं। जैसे ये कोई पी बिंदु है, तो यहां से मैंने ठीक नीचे लाया, तो ये किससे पता लगा? जेड अक्ष से। मैंने एक दीवार से पता किया कितनी दूर है, तो यानी वाई अक्ष से दूरी हो गई लंबवत। अगर मैंने दूसरी दीवार से पता किया तो वहां से एक्स अक्ष की या वाई अक्ष की। तो इस तरह से तीनों अक्षों से जब हम उसकी एग्जैक्ट पोजीशन पता कर सकते हैं, तब जाकर के पता लगता है कि इसके निर्देशांक कितने होंगे। तो इसके निर्देशांक अगर एक्स वाई जेड हैं, अर्थात एक्स अक्ष से एक्स दूरी पर, वाई अक्ष से वाई दूरी पर, और जेड अक्ष यानी मूल बिंदु से वो जेड दूरी पर है। इसको समझने के लिए एक बार हम इसको और ध्यान से देखते हैं। मान लो मेरा ये कोई पी बिंदु था, इस पी बिंदु एक तल बनाता है। अब तल कैसे बनता है? जैसे पी एफ ए डी, आप इसको ध्यान करें, एक प्लेन बन गया, जो आपका ग्राफ था एक प्रकार से उस तरह से बन गया। ये जो बना, ये आपका वाई ओ जेड के समानांतर हो गया। एक तल आपका ये था वाई ओ जेड, इसके समानांतर तल हो गया। जैसे ये समानांतर हुआ तो ये तल अब किसको काटेगा? आप ध्यान करें, एक्स अक्ष को। ये किसी भी सूरत में इस तल पर नहीं है, ये एक्स अक्ष पर है। इसी प्रकार से अगर आप इस तल को देखें, ये किसके समानांतर होगा? एक्स ओ जेड के। इसी प्रकार से अगर आप इस तल को देखें तो ये नीचे जो एक्स ओ वाई तल है उसके समानांतर होगा। इससे हम इसके निर्देशांक बहुत आसानी से पता कर सकते हैं। कैसे? आपने अभी तक जो 2 डायमेंशन में पढ़ा कि अगर कोई एक्स अक्ष पर निर्देशांक है तो चूंकि एक्स अक्ष पर है, वाई पर नहीं है, क्योंकि एक्स अक्ष है केवल, तो वहां जिस अक्ष पर नहीं है उसके निर्देशांक 0 लेते थे। यानी इसके निर्देशांक आप लिख देते थे x0। वाई अक्ष पर है तब आप निर्देशांक लिखते थे 0y। यही काम तो हमें त्रिविमीय करना है। कैसे? अगर ये त्रिविमीय है तो अगर कोई भी निर्देशांक जैसे a केवल x अक्ष पर है, इसके जो निर्देशांक होंगे वो हो गया x0 0। y और z के दोनों के निर्देशांक 0 0 होंगे। अगर मैं b की बात करूं, केवल y अक्ष पर है तो x पर तो है ही नहीं, केवल ये है y पर, तो इसके निर्देशांक हो गए 0y 0। और अगर z अक्ष यानी c बिंदु के निर्देशांक की बात करें तो 0 0
z, है ना, बहुत आसान। एक और चीज, मान लो मैं केवल x o y तल पर कोई बिंदु है जैसे D, इसे बहुत ध्यान से समझ लेना, ये आपको अभी तो काम आएगा ही, आगे जाकर के 12वीं में 2 चैप्टर इसी पर आधारित है और आगे भी हमेशा काम आता रहेगा। तो अगर मुझे D के निर्देशांक निकालने हैं तो D बिंदु कहां पर है? D बिंदु है XO Y तल पर, और अगर XO Y तल पर है तो ये Z पर नहीं है, तो Z पर नहीं है, इसलिए इसके निर्देशांक हो जाएंगे XY 0। इसी प्रकार से अगर मैं XOZ तल के इस बिंदु की बात करूं, चूंकि ये Y पर नहीं है, इसलिए इसके निर्देशांक हो जाएंगे X0Z। और अगर मैं इस E बिंदु की बात करूं जो YOZ तल पर है, तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे 0YZ। अर्थात जो बिंदु जिस तल में है वहां वो द्विविमीय की तरह हो गया, तीसरा विमा 0 हो गया। और अगर वो अंतरिक्ष में है तब उसके 3 बिंदु होंगे और वो होगा X, Y और Z। ये बिल्कुल स्पष्ट हुआ होगा सभी विद्यार्थियों को। आइए आगे चलते हैं। अगला अष्टांश आप देख रहे हैं। बिल्कुल अभी तक आपने पढ़ा था चतुर्थांश। क्यों पढ़ा था? क्योंकि आप जो ग्राफ में पढ़ते थे एक्स अक्ष और वाई अक्ष, केवल इसको 4 भागों में बांटते थे, इसलिए हमने किया था उसका नाम चतुर्थांश। ये पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा और चौथा। लेकिन अब हमारे पास तीसरी विमा भी आ गई, जेड अक्ष आ गया। ऐसे समझो कि आप एक तल पर खड़े हैं, मूल बिंदु है जिसका कि एक्स और वाई अक्ष है। अगर उस मूल बिंदु से एक फ्लोर ऊपर हो गया, यानी ऊंचाई हो गई ना, और यहीं से एक फ्लोर नीचे हो गया, ओरिजिन से OZ और OZ डैश, तो आपके पास 4 ऊपर कमरे और 4 नीचे कमरे, 8 कमरे हो गए। इसलिए इसका नाम रखा गया अष्टांश यानी ऑक्टेंट। ध्यान आ गया ना? अब इसमें क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना, सबसे ज्यादा आसान है ये। सबसे ज्यादा आसान कैसे है आप देखें, उस डायग्राम से आपको स्पष्ट होगा कि किस तरह से ऊपर, ये देखो 1 2 3 4 कमरे ऊपर बन रहे हैं, ऐसे ही नीचे भी 4 कमरे बन रहे हैं। तो जब ऊपर और नीचे 4-4 कमरे हो गए तो इन अष्टांश में निर्देशांक कैसे निकालना, उसको जानने से पहले हम एक बार चतुर्थांश के निर्देशांक समझते हैं। आपने यहां पर निर्देशांक देखे थे तो आपने देखा था कि पहले चतुर्थांश में जमा जमा आता है क्योंकि x प्लस और y प्लस। दूसरे चतुर्थांश में चूंकि x माइनस हो जाता है, इसलिए यहां निर्देशांक आते थे माइनस प्लस। तीसरे चतुर्थांश में जब आप देखते थे तो x भी माइनस और y भी माइनस, तो यहां आता था माइनस माइनस। चौथे में x प्लस था लेकिन y माइनस में था, इसलिए इसके निर्देशांक, आपने एक चीज और नोटिस की होगी, हमेशा x के निर्देशांक पहले आते हैं, y के बाद में आते हैं। ये सब आपको 10वीं क्लास तक बहुत अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है। 11वीं में कितना आसान कर दिया, केवल एक तीसरी अक्ष तो और जोड़नी है। अब तीसरी अक्ष अगर ऊपर है यानी फर्स्ट फ्लोर पर है तो वो सारे प्लस हैं। आपने ग्राफ में देखो, अगर OZ है यानी पहले फ्लोर पर है तो चारों में Z अक्ष प्लस है, और नीचे क्या है, चारों में Z अक्ष माइनस है। अर्थात अगर मैं ऊपर के फ्लोर के यानी 1 से लेकर 4 चतुर्थांश यानी ऑक्टेंट यानी अष्टांश में, ध्यान करना चतुर्थांश इसलिए क्योंकि ऊपर 4 हैं, लेकिन ओवरऑल हम क्या कहेंगे, अष्टांश। तो ऊपर के 4 अर्थात अष्टांश के 4, उनमें हम क्या करेंगे, ध्यान से देखें, आप इनको ध्यान से देखो यहां तक, ये आपके चतुर्थांश के हैं कि नहीं, पहले चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा, चौथा। अगर ये हमारे अब त्रिविमीय में ऊपर हैं तो सभी में Z अक्ष प्लस आ गई,
और यही अगर नीचे हैं तो आप ध्यान से देखो, ये आपके चतुर्थांश हैं कि नहीं। आप देखो ये चतुर्थांश है ना, इसमें चूंकि अब नीचे का फ्लोर आ गया तो वहां जेड अक्ष का साइन किसका हो जाएगा? बिल्कुल माइनस का हो जाएगा। कितना आसान है। आपको केवल समझने के लिए क्या करना है, जब भी कोई निर्देशांक दे रखा हो या आपको लगाना हो, आप पहले शुरू के दो देखना, उन दो को देख करके चतुर्थांश को देख लेना। उसके बाद अगर तीसरा प्लस में है तब तो आपका वही चतुर्थांश का वही हो गया, और अगर नीचे माइनस है तो 4 जोड़ लेना। कितना आसान है। एक बार दो उदाहरण लेकर के देखते हैं। जैसे मान लो ये कोई बिंदु है, -3 1 और 2, -3 1 माइनस प्लस, ध्यान करें माइनस प्लस दूसरा चतुर्थांश, यानी ऑक्टेंट के हिसाब से दूसरा, लेकिन ऑक्टेंट अभी नहीं ले रहे, उसके लिए हमें तीसरा देखना है। तीसरा प्लस में है ना, तो जो चतुर्थांश में है वही मेरा अष्टांश में हो गया। यानी ये वाला बिंदु कौन से अष्टांश में होगा? दूसरे में। लेकिन अगर मैं इस दूसरे बिंदु को देखूं तो -3 1 वही माइनस प्लस है यहां भी, है ना, लेकिन तीसरा किस में चला गया? माइनस में। अर्थात अब मैं 4 जोड़ दूंगा तो 4 और 2 6, यानी यहां मेरा हो गया छठा अष्टांश। बिल्कुल इस छठे अष्टांश में आ जाएगा। इस तरह से किसी भी बिंदु के निर्देशांक आप निकाल सकते हो, या कोई भी बिंदु आप स्थिति उसकी बता सकते हो। आइए आगे चलते हैं। अब एक उदाहरण कि P के निर्देशांक यदि हमें ये दे रखे हैं तो F तथा B के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। आप इस चित्र में ध्यान से देखो, और अगर इसमें मुझे इसके निर्देशांक 2 4 और 5 दे रखे हैं, थोड़ी देर पहले हमने देखा था P के निर्देशांक x y z थे, तो हमने सभी के निर्देशांक निकाल लिए थे। लेकिन अभी हमसे पूछा है केवल F के और B के। आपको ध्यान क्या रखना है? 2 चीजें। पहला, क्या ये बिंदु किसी अक्ष पर है, या ये बिंदु किसी तल में है, या ये बिंदु अंतरिक्ष में है। इसी से ही तो निश्चित होगा। F बिंदु अगर आप ध्यान से देखें तो F मेरा आ रहा है XZ प्लेन पर, XOZ पर, यानी Y नहीं है। तो Y नहीं है तो इसके निर्देशांक Y की जगह पर 0 हो जाएगा, यानी इसके निर्देशांक हो जाएंगे 2 0 5। अगर मैं B बिंदु देखूं तो मेरा B बिंदु तो Y अक्ष पर है, तो X और Z नहीं होंगे, इसलिए मेरे B के निर्देशांक में X और Z नहीं होगा। तो वहां हो जाएगा 2 4 0। इस तरह से आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी सबसे आसान, जिस पर हम अभी तक काम कर रहे हैं। आपने 10वीं में यह पढ़ा है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जमा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। क्यों पढ़ा था? क्योंकि तब हमारे पास केवल 2 विमा थी, x और y थी। अब हमारे पास एक और विमा हो गई, तो जब तीसरी विमा आ गई और दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल ली है, तो सिर्फ इतना सा और जोड़ दो, z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, उसका वर्गमूल निकालेंगे, हमारे पास दो बिंदुओं के बीच की दूरी हो गई। तो त्रिविमा और द्विविमा में इतना सा ही अंतर है कि द्विविमा में x और y था, इसमें z था। आइए कुछ प्रश्न करते हैं। कुछ उदाहरण मैंने लिखे हैं कि बिंदु युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात करो। अभी अभी हमने पढ़ा था। आप बड़े आसानी से इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी पता कर सकते हैं, जरूर करें। इसमें मैं कुछ खास इनका उपयोग क्या है उस पर आधारित नीचे के दो प्रश्न हैं कि क्या बिंदु एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। आप ध्यान करो कि समकोण त्रिभुज, अगर मुझे
3 बिंदु दे रखे हैं। मुझसे पूछा गया है क्या ये बिंदु समकोण त्रिभुज के हैं। इसका मतलब आप ध्यान करो, समकोण त्रिभुज की जो गुण है, गुणधर्म है, वो क्या होता है। वो आपने पढ़ा था कि कर्ण का वर्ग बराबर होता है जो शेष 2 भुजाएं हैं उनके वर्गों के योगफल के। अब यहां कुछ बातें ध्यान रखना, दूरी फॉर्मूला से हम कर तो रहे हैं, हम वर्गमूल क्यों निकालें जब हमें उसका वर्ग मालूम करना है। तो मैं क्या करूंगा, इन तीनों बिंदुओं को 3 जगह इस चित्र में नहीं रखना। क्यों नहीं रखना, आपने पहले से रख दिया तो आपको यह नहीं पता लगेगा कि समकोण कहां पर है। इसलिए चित्र बनाने से पहले, हां, यदि आपको बनाना हो तो एक सामान्य चित्र बनाएं, उसके बाद इन तीनों बिंदुओं की लंबाई पता करें, अर्थात दूरी पता करें, लेकिन वर्ग में पता करें। जिन 2 बिंदुओं के 2 भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी के बराबर हो जाए। जैसे मान लो यहां पर ए, बी और सी, अगर मेरा ए बी का वर्ग और ए सी का वर्ग मिलकर के बी सी के वर्ग के बराबर हुआ तो 90 डिग्री का कोण किस बिंदु पर होगा। यह जरा सी चीज है, आप ध्यान रखना। चूंकि इन दोनों का वर्ग बीसी के वर्ग के बराबर है तो बीसी तो हुआ कर्ण, अर्थात यह हो गया कर्ण। तो 90 डिग्री का कोण कहां हुआ, ए बिंदु पर। इस स्थिति में यहां ए लिख देंगे और यहां बी, बी सी कहीं भी लिखो, लेकिन ए पर 90 डिग्री होगा। और यही यदि ए बी और बी सी का वर्ग ए सी के बराबर हुआ होता तब 90 डिग्री का कोण मेरा कहां होता, बी पर, अर्थात तब यहां पर मैं लिखता बी बिंदु। जब भी आप इस तरह का प्रश्न करें अंत में जरूर लिखें कि यह समकोण त्रिभुज अगर है तो वहां 90 डिग्री का कोण किस बिंदु पर होगा। ऐसे और भी प्रश्न आते हैं। संरेखीय है क्या। अब संरेखीय होना यानी एक रेखा में होना। तो अगर कोई बिंदु एक रेखा में है तो वो त्रिभुज बनाएंगे क्या। आप देखें, मान लो ये मेरा ए है, बी है और सी है। अगर ये एक रेखा में हुए तो किसी भी सूरत में त्रिभुज नहीं बन सकता। ऐसे में क्या होगा, किन्हीं भी 2 भुजाओं का जमा तीसरी भुजा के बराबर हो जाएगा। और जब बराबर हो गया इसका मतलब 2 भुजाओं का जोड़ यदि तीसरी भुजा के बराबर हो, वर्ग की बात नहीं कर रहे हैं, वर्गों में बराबर हुआ तब तो समकोण त्रिभुज हो गया, लेकिन वर्गमूल के बाद अगर बराबर आ गया तो फिर ये तीनों बिंदु संरेख होंगे। और भी आते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज है क्या, समबाहु त्रिभुज है क्या, छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन हमें क्या डर रहा, क्यों, क्योंकि समद्विबाहु यानी 2 भुजा बराबर हो गई तो समद्विबाहु कह दिया, तीनों भुजाएं बराबर हो गई तो समबाहु त्रिभुज कह दिया, है ना आसान। इसी प्रकार से आप अगर तीसरा प्रश्न देखें, सत्यापित कीजिए कि 4 बिंदु दे रखें। अब जरूरी नहीं है कि वो समांतर चतुर्भुज पूछे जाएं, वर्ग भी पूछ सकते हैं, हमारे लिए आयत भी पूछ सकते हैं, समचतुर्भुज भी पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो वो होंगे या नहीं होंगे, यहां आपने 8वीं क्लास में भी पढ़ा, कुछ 9वीं क्लास में भी पढ़ा, इनके सबके गुण पढ़े थे, चतुर्भुज के प्रकार पढ़े थे, उनके नियम पढ़े थे कि यदि मान लो मेरे पास कोई भी चतुर्भुज है, अगर इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर हों तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। आप सबने बहुत अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है। अर्थात इसमें मैं क्रम से एक चीज का और ध्यान रखना, जब भी बिंदु दे रखे हों, त्रिभुज में तो चल जाएगा, लेकिन चतुर्भुज में जब भी बिंदु लिखें तो जिस क्रम में दे रखे हैं आपको वह ऑर्डर फॉलो करना है, चाहे इधर से करो या इधर से करो। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने ये पहला बिंदु यहां लिखा, दूसरा यहां लिखा, तीसरा यहां लिखा, चौथा यहां लिखा, गलत हो जाएगा। आपको ये चारों बिंदु 1 2 3 4 ऐसे रखने हैं या 1 2 3 4 ऐसे रखने हैं। दूरी निकालना आपको आ ही गया है, चारों की दूरी निकाल लो। अगर आमने सामने की भुजाओं की दूरी
बराबर आ जाती है तो आप क्या कहोगे? समांतर चतुर्भुज है। पर यदि आयत पूछ लिया तो, क्योंकि आयत में भी तो बराबर होती है, तब क्या होगा? इनके विकर्ण भी बराबर होंगे। आयत में विकर्ण भी बराबर होता है। विकर्ण यानी एक बिंदु ये दे रखा है, एक ये दे रखा है, बस इनके बीच की दूरी ही तो पता करनी है। तब आप कह सकते हो कि सर अगर मान लो उस पहले वाले में भी अगर विकर्ण बराबर हो गए तो तब तो वो समांतर चतुर्भुज नहीं होगा, आयत होगा। तो ध्यान रखना, आयत भी समांतर चतुर्भुज का ही रूप होता है। समांतर चतुर्भुज तो वो है ही, उसका एक स्टेप आगे है जिसे हम आयत कहते हैं। इसी प्रकार से मान लो चारों भुजाएं बराबर हो गई तो क्या होगा? नहीं, वर्ग नहीं होगा, है ना। चार भुजाएं बराबर होने का मतलब समचतुर्भुज भी तो हो सकता है ना। इसलिए ध्यान रखना, चार भुजाएं बराबर हैं तो समचतुर्भुज होगा, लेकिन चारों भुजाओं के साथ यदि विकर्ण भी बराबर है तब हम कहेंगे कि वो वर्ग होगा। इस तरह से आप देखें, बहुत ही मजेदार, बहुत ही आसान चैप्टर आपके लिए है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने इसमें पूरा आनंद लिया होगा। और दूसरी बात, अगर आप इसको ध्यान से अभी कर लिया, जो सबसे आसान है, तो आपको 12वीं क्लास में भी आसानी होगी और आगे पढ़ने में भी आसानी होगी। तो आइए देखते हैं हमने अभी तक इसमें क्या क्या देखा। हमने देखा कि इसमें त्रिविमीय क्या होता है। द्विविमीय तो पड़ी हुई थी, इसके बाद त्रिविमीय ज्यामिति की हमें स्पष्टता हुई होगी कि कैसे निर्देशांक अक्ष होते हैं, कहाँ निर्देशांक तल होते हैं, तल क्या होता है, निर्देशांक अक्ष क्या होता है, हम सबको। इसके बाद अगर कोई बिंदु अंतरिक्ष में है, हवाई जहाज जा रहा है या कोई भी है, तो उसकी स्थिति कैसे पता करते हैं, वो इस त्रिविमीय से ही पता करते हैं। अष्टांश, चतुर्थांश तो पड़ा हुआ था, लेकिन अष्टांश निर्देशांक क्या होता है यह आपने जाना। और इसी तरह से अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी, कहाँ की? तल की नहीं, तल की तो बहुत आसान थी, अंतरिक्ष में है तो कैसे पता करते हैं, इसके संबंधित हमने कुछ प्रश्न भी किए। आप सभी को मुझे विश्वास है कि बहुत आनंद आया होगा। धन्यवाद।